खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपको सईद काजी, मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। मुज़ाकरात की बातें फिर एक बार हो रही हैं और ये इस तरह लगता है कि जैसे एक पानी में बदानी है। इसमें क्या वाकई हकीकत हाल तो यह है कि आँख झपकने को कोई तैयार नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही किसी साइड पे। और ख़ासकर कि अगर हम देखें इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑल द 3 लेटर्स सो फार रिटन, उनको देख के लगता है कि एक दूसरे पर सिर्फ चार्ज शीट चल रही है। अब बैकडोर क्या हो रहा है नहीं हो रहा, ये मियाँ साहब आपसे पूछेंगे। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बना सकते हैं। कल बहुत ही आग उगली उन्होंने असम्बली में और उसमें बहुत सी बातें शायद उन्होंने दुरुस्त भी कही हों, मगर सवाल यह है कि मौलाना फजल रहमान वही हैं जिन्होंने कहा था कि वो किसी सूरत 26वीं तरमीम पर साइन नहीं करेंगे, बट ही हैड टू बैकआउट करना पड़ा उन्हें और गिव इन उन्होंने किया। तो क्या ये बहुत एक रिलायबल अलाई होगा पीटीआई का या नहीं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई के अंदर बहुत से झगड़े चल रहे हैं। ज़ाहिर है कोई नज़रियाती कंटेंट ना हो और तंजीम नहीं है, वन मैन आर्मी है। वो जब तक है, वो जब तक ही इज़ देयर तो वो मौजूद है और पार्टी मौजूद है। और फिर हमारे वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि $60 बिलियन की हम जो है वो 3 साल में बरामदात ले आएंगे। 4% बिजली के तो कम कर नहीं सके, 60 बिलियन पे ले जाएंगे। वेरी गुड, लेट्स सी व्हाट्स हैपन। और आलमी सतह पर एक युद्ध पड़ा हुआ है, उसमें बहुत से लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं। ट्रंप के हवाले से बहुत खौफजदा है दुनिया और दानिश्वर। आज मैं जॉर्ज मोवियों को देख रहा था, वो कह रहा था कि ये अब फाइनेंशियल कोलैप्स की तरफ लेके जा रहा है या उसके साथ लड़ाई होगी। यूक्रेन के जो हो रहे हैं वहाँ पे उसमें खुद मौजूद ही नहीं है ज़ेलेंस्की, तो ज़ाहिर है उसको भी आपको पता चल गया होगा यूक्रेन के वहाँ को कि वो कैसे टिश्यू पेपर की तरह अमेरिकी साम्राज्य से इस्तेमाल हुए। जनाब मियाँ साहब मुझे तो कोई बैकडोर वाली कोई कहानी नज़र नहीं आती। वो इसलिए कि जो खतूत लिखे गए वो सीधी सीधी चार्ज शीट थी, वो कोई ये नहीं था। और हत्ता के फिर ये इवन आर्मी चीफ ने तो अच्छा किया कि उन्होंने ज़रा इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं की, मगर फिर भी एक दो फिक्रे उन्होंने कहे कि भाई मेरा तो मामला नहीं है, मगर वो तो सीधी सीधी चार्ज शीट है। सेकेंडली माई क्वेश्चन टू यू इज़, वो हजूर एक किधर जान गए? जो हुकूमत में बैठे हुए हैं ये तो बैठे ही इसलिए हैं कि वो अंदर बैठा हुआ है, तो जो अगर वो अंदर बाहर आ गया तो ये बाहर वाले किधर जाएंगे? मियाँ साहब काजी साहब, इंश्योरेंस पॉलिसी का कभी आपने सुना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती है एक जिस तरह स्टेट लाइफ, तो जो आपने बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी है इनकी कि वो अंदर रहें। इसलिए अगर बानी पीटीआई जो है वो बाहर आ गए या कोई ऐसे सूरत हाल बन गई कि उनको आज़ाद करना पड़ा या वो रिहा हो गए, तो फिर तो दाने मुके पे ने पहले और मुक जाएंगे। लेकिन जो अभी बात हो रही थी, आपने फरमा रहे थे कि मुज़ाकरात हो रहे थे, पसे पर्दा भी हो रहे थे और सामने भी हो रहे थे, हुकूमत के साथ भी हो रहे थे, और बाद में भी एक जो है वो राउंड चला जिस पर जो है बराह रास्त भी हो रहे थे। लेकिन इन दिनों मुज़ाकरात नहीं हो रहे और वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो टूट चुका है। अभी ख्वाहिश तो हो सकती है मुज़ाकरात की, और वो ख्वाहिश तहरीक इंसाफ की है, और उसमें अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो इसलिए ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं बार बार क्योंकि उन पर भी एक तलवार लटक गई है तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से, और वो तब्दीलियों की जो है वो बातें हो रही हैं। और जुनैद अकबर साहब आज भी ये कहते हुए पाए गए कि वो एक एक बात जो है वो बानी पीटीआई को बताएंगे। उन्होंने एक चार्जशीट तैयार की है जो कि वो बानी पीटीआई को चंद दिन बाद जाके वो बताएंगे, क्योंकि वो खुद ये किसके हवाले से चार्जशीट हुए हैं, ये किसके हवाले से मियां साहब, ये चार्जशीट वो किसको कर रहे हैं? ये काजी साहब ये जो ये चार्जशीट जो है ये बनी थी जो स्वाबी में जलसा हुआ उसके बाद, उसमें मुख्तलिफ वाक़यात भी सामने आपको स्टेज पर देखने में आए, जिसमें शेर अफजल मरवत को जो है वो पार्टी से निकाला गया, और उसके हवाले से भी है कि किसने क्या किरदार अदा किया। और ये मैंने जब खोज लगाया इसमें कि चार्जशीट में कौन कौन आ सकता है, तो उसमें सीएम केपी के जो है वो भी आ सकते हैं, वो भी कहा गया कि वो भी आ सकते हैं। अच्छा मियां साहब, एक खबर है मेरे पास, मैं आपसे उसकी कंफर्मेशन चाहता हूँ। मेरे पास एक खबर है, मैं आपकी मेरा एक तसर भी है और कुछ मुझे इतलात भी हैं कि खान साहब ने अब फैसला किया है कि वो हार्ड लाइनर्स को आगे लेके आएंगे। जिस तरह पंजाब में हमाद अजहर वाला मामला हुआ, इसी तरीके से जुनैद अकबर साहब वाला मामला हुआ। तो कहा यह जा रहा है, आप किस हद तक ये खबर है कि वो रमज़ान से बाद कोई ऐसा फिर करना चाह रहे हैं, ऐसा कोई एडवेंचर, और जिसमें वो हार्ड लाइनर्स अननोन फेसेस को आगे लेके आएंगे? ये तस्वीर दुरुस्त है और ये खबरें दुरुस्त है मियां साहब?
देखें काजी साहब, हार्ड लाइनर तो वो ले आए थे, जुनेद अकबर साहब जो हैं वो हार्ड लाइनर ही थे, उनको हार्ड लाइनर समझा जाता था। लेकिन आज मैंने एक अचंभे की बात देखी, वो ये पीएससी में देखी, और पीएससी का इजलास 2 दफ़ा हुआ है और वहाँ पर जुनेद अकबर साहब जो हैं वो चेयरमैन हैं। जुनेद अकबर साहब जो है पीएससी इस तरह चला रहे हैं कि जो भी मामला आता है वो नवीद कमर साहब को पूछते हैं कि अब क्या करना है, तो वो उनको मशवरा देते हैं, उसी तरह वो मामला जो है वो हल हो जाता है। पीएससी उनसे जो है नहीं चल रही, क्योंकि उनको नहीं पता पीएससी किसको कहते हैं और उसमें मामला कैसे देखे जाते हैं। दूसरी जानिब जब जिस मकसद के लिए जुनेद अकबर साहब को लाया गया था, उस हवाले से भी वो थक चुके हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस ओहदे की ज़रूरत नहीं है, मुझे मजबूरी नहीं है। मैं उन्होंने मीडिया से बात की है या ये अंदर की बात है कि मैं मुझे ये मियां साहब, ये मीडिया से उन्होंने बात की है कि नहीं, अंदर की बात है काजी साहब, ये अंदर ठीक है, जारी रखिए। नहीं, ये अंदर की बात है। आप उनकी ऑडियो सुने, जो ऑडियो जो लीक हुई है वो ऑडियो सुने, तो उसमें भी वो कहते हुए पाए जा रहे हैं कि मुझे इस ओहदे की ज़रूरत नहीं है और ये ओहदा जो है मेरी मजबूरी नहीं है। और जो जब उनकी मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बानी पीटीआई के सामने वो चार्जशीट भी रखूँगा और साथ ये भी रखूँगा कि शायद ये ओहदा मुझसे ले लें, क्योंकि पार्टी के अंदर इतने ग्रुप्स बन चुके हैं कि वो गिने नहीं जा पा रहे। उसमें पंजाब में भी ग्रुप्स बन चुके हैं और केपीके में ख़ास तौर पर बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब का एक ग्रुप है, मरवत साहब का एक ग्रुप है, जुनेद अकबर साहब का एक ग्रुप है, जो असद कैसर साहब है उनका एक ग्रुप है, और आजम शाह खान स्वाति साहब जो है उनका एक ग्रुप है। अगर पंजाब में बात कर ली जाए तो आलिया हमजा जो है उनको लाया गया था, वो हार्ड लाइनर थी और उन्होंने काम शुरू किया काजी साहब, तो वहां पर उनको नहीं माना जा रहा। और वहां जी साहब, पार्टी तो मैंने आपको कहा ना, कोई बोल्शेविक पार्टी तो है नहीं, कोई केडर शेडर तो है नहीं, एक लूज सा एक आइडियोलॉजिकल बेसिस है, खौफनाक पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है ये पॉपुलैरिटी भी पॉपुलैरिटी नहीं है, ये किसी और की अनपॉपुलैरिटी है। जो बाकी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अनपॉपुलैरिटी जो है वो पीटीआई की पॉपुलैरिटी। इसमें कोई हमारा आइंस्टाइन होना जरूरी नहीं है इस बात को समझना। मगर सवाल मियां साहब एक है, देखें मरवत साहब मिटियोरिक राइज थी, जब खान साहब ने हाथ उठाया फारग, तो इस वक्त ये हालत है कि ये तो डिसरे रहेगा। यहाँ पे लोग अपनी अपनी दाल रोटी तंदूर में लगाने की कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह से 20-30 साल से सियासत हो रही है हमारे यहाँ। मगर सवाल ये है कि एज लॉन्ग एज दैट जेंटलमैन इज इन द जेल एंड वो मसला तो रहेगा, उसके नीचे से आप रग तो नहीं खींच सकते। हाँ, 4-6 महीने 2 साल के इक़्तिदार उनके पैर के नीचे से रग शायद खींच ले मियां साहब। लेकिन काजी साहब देखें, इमरान खान का जेल में रहना दोनों के मफाद में है, हुकूमत के भी और इस क़यादत के भी। लेकिन जो क़यादत है वो नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती कि इमरान साहब जो हैं वो इमरान खान जेल से बाहर आए। वो इसलिए कि आपने देखा कि इमरान खान साहब ने बड़ी मायूसी के साथ जो है वो कोर कमेटी को ख़त्म कर दिया। उन्होंने पंजाब में क़यादत को तब्दील करने का कह दिया। उन्होंने उन लोगों को जो जलसों में नहीं आते, जो जुलूसों में नहीं आते, जो अदालतों में नहीं आते, उनको ये कह दिया कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। अब ये हालत जो है वो पार्टी की हुई है। अब इमरान खान जो है वो तो जेल में है। आज भी जो देखेंगे वकला को वहां पर गए थे, चंद वकला होते हैं जो वहां पर जाते हैं। एक बात और भी तो देखे ना, मिसाल के तौर पर वो तो अपनी सेल में बैठा हुआ है, ये बाहर महलों में बैठ के ये पार्टी चल रही है इनकी। मतलब जिस तरीके से मतलब है, आज बड़ा अच्छा मुझे इंप्रेसिव क्राउड लगा उनका। मेरा मतलब ये है कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें। अ मैन हु हैज बीन जेल्ड, और मैं पता नहीं है उसके साथ किसी की कम्युनिकेशन है नहीं है, फिर भी वो एक को ट्राई करता है, उसको हटाता है, दूसरे को ट्राई करता है, वो हटाता है। तो इसका मतलब है कि ही इज स्टिल लुकिंग फॉर समथिंग एंड लुकिंग फॉर सम मीनिंगफुल चेंज फॉर हिम सेल्फ एंड फॉर हिज पार्टी। लेकिन बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन काजी साहब जो भी सिक्के हैं वो खोटे क्यों निकलते हैं। कल आपने शेर अफजल मरवत को कहते हुए सुना है कि नवाज शरीफ के साथ गलत हुआ था। इनका तो सारे का सारा बयानिया जो है वो इस पर था कि नवाज शरीफ ने चोरी की थी, नवाज शरीफ ने लूटमार की थी, नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ था वो ठीक था। अब उनका अपना पार्टी का वो शख्स जिसको पार्टी से निकाला गया, क्या जिसको निकाला जाएगा वो इस तरह बोलेगा। अब मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को किसी अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। अपोजिशन ये खुद अपनी कर रहे हैं और अपोजिशन के साथ साथ ये पार्टी जो है ग्रुप्स में तकसीम हो रही है। अब पता नहीं कि प्योरिटी के साथ वो कौन सी तहरीक इंसाफ जो है वो बाहर आएगी, जो खान साहब के लिए जो है वो जदोजहद भी करेगी, उनके नजरिए के लिए जदोजहद करेगी और बयानिया की जो है फाइल भी करेगी। इस वक्त इस क़यादत पर जो है वो कोई इन हिज ओन राइट हम तो किसका ऐसा नहीं है ना।
तो मतलब है कि मरवत साहब ने जो बयान दिया, इसका मतलब ये है कि वो मरवत साहब को, हाँ जी जी, मरवत साहब ने जो बयान दिया है वो जिस तरह आप कह रहे हैं मरवत साहब को निकाला। जी 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 जी, बात मुकम्मल कर लें आप। जी जी काजी साहब जी, बात मुकम्मल कर लें। मैं कह रहा हूं कि मरवत साहब को निकाला, उन्होंने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए। आजम स्वाति साहब बाहर आए, उन्होंने करप्शन के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। फवाद चौधरी साहब बाहर निकाला, उन्होंने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। अब जिसको निकाला जाएगा वो आगे, इससे आगे ही इकदाम करेगा। अगला इकदाम क्या होगा फिर वही है कि कोई जो है वो मेरा क्वेश्चन वही है, और करेगा कुछ। मेरा क्वेश्चन वही है, नहीं चलती। मेरा क्वेश्चन वही है, जितने मर्जी थिएट्रिक्स कर लें, दो चार थप्पड़ मार लें। वैसे फवाद चौधरी साहब इज नोन फॉर दिस, हमारे तो भाई हैं और दोस्त हैं, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। मगर सवाल ये है कि जो थप्पड़ मारेगा ये करता है वो सिफर होकर हटता चला जाता है। ओ भाई आप बताएं ना। वैसे तो सर्वे आज भी माशाल्लाह आया हुआ है गैलप का, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो कितना क्रेडिबल और कितना क्रेडिबल नहीं है। मगर सवाल ये है कि क्या कोई सीरियस डेंट उसकी क्रिज्मे को, उसकी पार्टी को डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे? ये बड़ा जरूरी सवाल है। अब देखें, मरियम बहुत कोशिश कर रही हैं, कर्जे दे रही हैं, ये हैं जी। जी मियां साहब, हुकूमत की तरफ से दावा तो है कि मकबूलियत में कमी आई है, लेकिन मकबूलियत में कमी आई है या नहीं आई, इसको क़यादत की चश्मे से जो है वो देखना पड़ेगा। जो भी क़यादत जो है वो तहरीक इंसाफ की है। इस वक्त हालत ये हुई है कायद साहब कि तहरीक इंसाफ के पास फंड्स नहीं है। उन्होंने अपने पार्लियामेंटेरियंस को जो सूबाई लेवल के हैं, सेनेटर में हैं, सेनेट में या कौमी असम्बली में हैं, उनको कहा कि वो फंड्स दें, अपनी तनख्वाह से 50-50 हज़ार रुपये दें। किसी ने, सबने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं दे सकते, हमारा घर जो है वो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, हम कैसे अपनी तनख्वाह से दे दें। और दूसरी जानिब जो एक अलायंस बन रहा था, उसके हवाले से भी एक खबर है कायद साहब कि एक जो अलायंस अपोजिशन का बन रहा था, उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनको कहा गया कि वो अलायंस को ज्वाइन करें। उन्होंने कहा कि PTI के साथ एक मुआहिदा होगा तहरीरी तौर पर। खबर ये आ रही है, मालूमात ये आ रही हैं कि मौलाना ने शराइत रख ली हैं। मौलाना ने कहा है कि उनको अपोजिशन लीडर बनाया जाए, और ये भी उनकी तरफ से शर्त जो है वो पेश की गई है कि KP के हुकूमत में भी जो है वो हिस्सा दिया जाए, और पार्टी के अंदर जो पोजीशन है इसमें इत्तेहाद में, वो भी लीडिंग पोजीशन दी जाए। अगर वो अपोजिशन लीडर PTI उनको बनाती है तो PTI के पास क्या रहेगा? KPK में अगर उनको हिस्सा दिया जाता है तो फिर वो मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताऊँ आगे KPK हमारा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। एक आज मरीम साहबा ने अपने बयान दिया है, उन्होंने कहा जी कि बुज़दार साहब ने बहुत करप्शन की। यार ना तो वो बंदे पकड़े गए जो बुज़दार साहब के मुबैना तौर पर वो जो मोहतरमा फरा साहिबा थी उनको पैसे दे के अपनी पोस्टिंग लेते थे, ना बुज़दार साहब को किसी ने आज तक हाथ लगाया। वो एक पुरस्कार तौर पर माशाल्लाह इंतहाई आफियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पता नहीं उनका क्या मामला है। हम तो कहते हैं कि उनको भी पकड़ें और सामने लेके आएँ। मगर मियाँ साहब बात यही है, बात यह है कि ये ब्रेक की तरफ मैं जा रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि अब नए चिराग जलाने पड़ेंगे, ज़मान चुका है। और ज़माना ये जितनी जल्दी हम समझ लें सियासत में तो अच्छा होगा। बहरहाल एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बरामदात की बात करेंगे। $60 बिलियन, वेरी गुड, ये कैसे होगा? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मारूफ मैशदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए। हम ख़ास तौर पर ये पूछना चाह रहे हैं कि बड़ी खुशगवार हैरत में मुब्तला हैं हम कि जी 60 हमें हमारे वज़ीर के कहते हैं, वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने कहा है कि $60 बिलियन की जो 3 साल तक एक्सपोर्ट को हम ले जाएंगे। अभी तक तो सिवाय इसके कि जी हमारी थोड़ा सा नीचे आ गई है वो, या हमारा वो जो इंटरेस्ट रेट है नीचे आ गया, बिजली हम 1 पैसा नीचे नहीं कर सके, तो रीजन में सबसे महंगी है। हाउ कैन वी ब्रिंग आवर एक्सपोर्ट्स टू दैट लेवल विद इन नेक्स्ट 3 years अंडर सच कंडीशंस? डॉक्टर साहब। साहब एक तो बात बिल्कुल आया है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाए बगैर जो बैरूनी खसारा होता है उसको संभाला नहीं जा सकता। और जब भी इकॉनमी चलती है, ये जनवरी की बात अगर आपको बताऊं तो अभी $420 मिलियन का करंट अकाउंट का खसारा आया है, जो अभी जनवरी का फिगर है। इसलिए कि ज़रा सी इकॉनमी को हम खोलते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं क्योंकि कंजम्पशन
बहुत हाई है पाकिस्तान में, 95% कंजम्पशन करते हैं लोग, सेविंग्स कम करते हैं। अगर एक्सपोर्ट टू जीडीपी को नहीं बढ़ाएंगे, जो कि 9, 9.5, 10% से ऊपर पाकिस्तान में नहीं जाता, अगर आप बाकी मुल्कों में देखेंगे तो इंडिया में 22%, वियतनाम और टर्की और मलेशिया में देखेंगे तो 70% से भी ज़्यादा है। मतलब वियतनाम तो मेरे ख्याल है 300 अरब डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट करता है। एक सैमसंग वियतनाम से एक कंपनी जो है, आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो कुछ भी नहीं थी एक्सपोर्ट, अब 70 अरब डॉलर की जो ग्लोबल वैल्यू चेन जिसे कहते हैं, कि यानी कि वियतनाम पार्ट्स भी बनाता है, वियतनाम फोन भी बनाता है। सो इसके बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि हम दुनिया की इकोनॉमी का पार्ट बने। गाड़ियां बनाते हैं पाकिस्तान में, बेच देते हैं। इससे पहले कि मियां साहब आपसे सवाल करें, डॉक्टर साहब मुझे वजह बता दें, क्या वहां पे हुनरमंद लेबर थी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी? हाउ डिड दे मैनेज दिस इकोनॉमिक मिरेकल? हालांकि इतनी बड़ी डेवस्टेशन वियतनाम में हुई, आप जानते हैं, क्या वजह थी? व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस? सो दो चीजें तो आपने सामने रखती कि एक तो ये है कि कंटिन्यूअस मैक्रो इंस्टेबिलिटी नहीं थी। पाकिस्तान तो बूम एंड बस्ट साइकिल, यानी कि एक साल मालियाती खसारा 6%, अगले साल 8%, फिर 7%। जब इतने मालियाती खसारे हो रहे हों तो गवर्नमेंट सारा जो लोकल मनी है वो पिकअप कर जाती है और प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हम कंजम्पशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हमारी इन्वेस्टमेंट करने की शरह ओवरऑल जीडीपी का, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी के हजम का 13% है। ये जिन मुल्कों की मिसाल दी गई है, चाइना, इंडिया, वियतनाम, 30 से 40% अपनी जो कमाई है, यानी कि आपने कमाई की, आपने इन्वेस्ट किया, आपकी वेल्थ बढ़ी, आपने कारोबार किया, आपकी वेल्थ बढ़ी, आपने सारा कंज्यूम कर लिया, 95% तक कंजम्पशन करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और एफडीआई को मिला जुला के मुश्किल से 13% ऑफ जीडीपी पे खड़े हैं। ये दूसरी वजह। तीसरी वजह, बिजली के सेक्टर को, गैस के सेक्टर लेकिन डॉक्टर साहब जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक सेकंड शायद भाई सर, जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है पैदावारी लागत। सर प्लीज, सॉरी, जो एक्सपोर्ट है उनको बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा जो सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं होने देते, जो मरहला है वो हमारी। जी थोड़ा सा डिले है आपकी ना आवाज में। जी डॉक्टर साहब मुकम्मल करें। मैं सिर्फ बिजली और पावर गैस के सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं होने देते, और नुकसान पे नुकसान, इनएफिशिएंसीज। आज भी एक सर्वे आया है, वो अच्छा सर्वे है, पॉजिटिव है पाकिस्तान पे, पर लोग कह रहे हैं कि 56% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लोड शेडिंग नहीं हो रही। यार आप मुझे खुद बताएं। और फिर आखिर में जो केपेबल मैनेजमेंट है, इन मुल्कों ने टेक्नोक्रेसी को मौका दिया मुल्क की इकोनॉमिक मैनेजमेंट चलाने का। फिलीपींस के 21 इकोनॉमिस्ट थे, मनमोहन सिंह यहाँ पे थे, साउथ कोरिया में प्लानिंग कमीशन था। आई थिंक ये हैं वो मुहर्रिकात जिन्होंने एक ग्रोथ का मॉडल बिल्ड किया। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली टाइम एंड अगेन आईएमएफ के पास जाता है, आज की तरह एक स्टेबिलिटी आ जाती है, वक्त और स्पेस मिल गई है। पर काजी साहब जब पीआईए बेचने गए थे लास्ट ईयर, तो वहीं खड़े हैं ना आज कि पीआईए को अब बेचने को मौखर कर दिया है और फेज 2 में ले गए हैं। दैट्स द आंसर। मियां साहब आप सवाल करें अपना। डॉक्टर साहब, इसी तरह की एक खुशखबरी जो है वजीर पेट्रोलियम ने भी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि तेल और गैस की तलाश के लिए 40 ऑफशोर और 31 ऑनशोर जो ब्लॉक्स हैं उसका ऐलान कर दिया गया है। और आप क्या समझते हैं सर कि अगर तेल और गैस की तलाश इसी तरह हो जाए और शुरू हो जाए आज से या चंद दिनों से या एक साल में, इसी साल में, तो क्या आप समझते हैं कि 5 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है वो अपनी तेल और गैस की ज़रूरियात पूरी कर सकेगा और पाकिस्तानी अवाम को भी रिलीफ मिल सकेगा? जो हम इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है हमारा ऑयल का, वो भी कम हो सकेगा? माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस, इसके ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद हैं। जियोलॉजिकल सर्वेज ने भी बताया है 2029 में 1 अरब डॉलर का रेकोर्डिक से हम एक्सपोर्ट जो है वो शुरू करेंगे होपफुली। ये जो बाकी आपने चीज़ें रखी हैं, आज से कुछ साल पहले चले जाइए, एक दिहाई पहले 4000 MMCFD गैस निकलती थी पाकिस्तान से, आज 3000 MMCFD पे आ गए हैं। शाहिद साहब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अपने वेल हेड प्राइस को तो बढ़ाया नहीं, इम्पोर्टेड महंगी चीज़ें ज़रूर मंगा ली। हमने अपनी वेल हेड प्राइसेस को इंटरनेशनल प्राइस ऑफर करने की बजाय डिप्रेस्ड रखा। एक्सप्लोरेशन कम हुई मुल्क में, बट इंटरनेशनली हमने हायर प्राइस देकर
तेल और गैस को इंपोर्ट कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और पहलू से मैं चाहता हूं कि थोड़े वक्त में आपसे इस्तेफादा कर सकूं। आज गार्डियन में जॉर्ज मोबियों इंतहाई रिस्पेक्टेड एक जर्नलिस्ट हैं और मैं उन्हें फॉलो करता रहा हूं। वो उन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप में ट्रिगर कर सकता है एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस। नंबर वन, उसकी वजह बताई है उसने कि रेगुलेटरी रजीम को ख़त्म कर रहा है, जो डॉज वगैरह बना रहा है। एक और भी बड़ी जो एक रेगुलेटरी रजीम है टू सी कि भाई जिस तरह हमारे यहाँ SECP थी या कंपटीशन कमीशन था, उनको फारग कर रहा है। डू यू सी एनी सच क्लैप्स कमिंग इन द वेक ऑफ ये जो एक दूसरे पे स्लैप कर रहे हैं, ये जो टैरिफ है? डॉक्टर साहब देखिए, एक तो यह कि ट्रंप जो है वो मार्केट्स और ग्रोथ इन दो चीज़ों में बिलीव करते हैं और बहुत ट्रांजैक्शनली चीज़ों को देखते हैं जो इस वक्त आए हैं। आई थिंक वो चाहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग बाहर चली गई है अमेरिका से, वो अमेरिका वापस आए। जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी या पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग है उसको कम किया जाए। मैं तो कहता हूं कि हम भी पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में वापस आए। डॉक्टर साहब माफी चाहता हूं, यू वांट प्रोटेक्शनिज्म। आप समझते हैं दुनिया प्रोटेक्शनिज्म की तरफ वापस जाएगी? नहीं, आई थिंक कि अपने मुल्क को, जो आपने पहले कहा था, कंपिटिटिव बनाना चाहिए ताकि वो दुनिया से कम्पीट कर सके। आज भी पाकिस्तान की जो कंपिटिटिवनेस है, जिसका मतलब है फर्म्स की प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी और एग्री की प्रोडक्टिविटी, इसको बढ़ाएं ताकि ये दुनिया से कम्पीट कर सके और ओपन करें अपने निज़ाम को। गाड़ियां सिर्फ पाकिस्तान में ना बिकें, गाड़ियां पाकिस्तान की दुनिया भर में बिकने की क्वालिटी रखती हों। एक मिसाल दूं आपको, आप हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान वीट 3 टन पर हेक्टर उगाता है। चाइना, आपका दोस्त मुल्क, 5.77 टन पर हेक्टर उगाता है। कॉटन 570 किलोग्राम पर हेक्टर, चाइना 2000 किलोग्राम पर हेक्टर। सो यू हैव टू थिंक वेरी डिफरेंटली। पाकिस्तान की पैदावारी, लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो तजारती जंग छिड़ चुकी है, ट्रंप ने छेड़ी है, और यूरोप के दरमियान भी और अमेरिका के दरमियान भी, और चाइना भी इसमें आ गया, सारे कुछ आ गए। यूक्रेन के हवाले से जो यूरोप है वो अमेरिका से अलग होता हुआ नज़र आ रहा है, यूरोपियन यूनियन जो है वो अलग होती हुई नज़र आ रही है। अगर ऐसा हो जाता है, और जो कि होता हुआ नज़र आ रहा है, वो एक स्टांस ले चुके हैं, तो क्या वो डॉलर को भी छोड़ देंगे? और ये खबरें आ रही हैं कि वो डॉलर को छोड़ने जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो डॉलराइजेशन जो है उसको आप कहाँ तक देखते हैं कि डॉलर जो है वो उसकी वैल्यू कम होगी? ब्रिक्स कंट्रीज के लिहाज से ये गुफ्तगू सामने आई थी कि वो EU की तरह अपनी करेंसी पे मूव करना चाहते हैं, बट करेंसी पे मूव करना इन ममालिक के लिए अभी इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत लास्ट स्टेज होती है ऑफ डेवलपमेंट। आई डोंट थिंक कि डॉलर एज अ वैल्यू ऑफ स्टोर ये अभी तब्दील होने जा रहा है, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि युआन में ट्रेड बढ़ेगी नहीं। ऐसा होगा जिस तरह EU कंट्रीज में यूरो में ट्रेड बढ़ी ही है, बट फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक ये चेंज होता दिखाई दे रहा है। अभी भी जो सबसे बड़ी कंपनीज दुनिया की एग्जिस्ट करती हैं, 3 ट्रिलियन डॉलर कंपनीज, और जो पिछले एक दिहाई के अंदर अंदर, चाहे वो टेस्ला हो, एनविडिया हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, मेटा हो, जो बनी है वो तहकीक के थ्रू अमेरिका में ही बनी है। तो आई डोंट थिंक ये आर्किटेक्चर इतनी जल्दी तब्दील होने जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, चाइना इज गिविंग वेरी वेरी गुड कंपटीशन। अभी डीप सीक, उन्होंने जो AI इंजन बनाया वो कारामद साबित होगा, वो कंपटीशन। लेकिन सर, डॉलर अगर इतना ही मजबूत है तो सोना क्यों, सोने की खरीदारी इतनी हो रही है कि सोना खरीद रहे हैं। सऊदी अरब में सोना खरीदा जा रहा है, बाकी मुल्क जो हैं वो सोने के बहुत ज़्यादा ज़खायर जो हैं वो खरीद रहे हैं, और सोने की कीमत बढ़ रही है। अगर डॉलर इतनी ही मजबूत करेंसी है तो सोने की तरफ दुनिया क्यों जा रही है? इन्फ्लेशन जब भी बहुत होती है, और पिछले दिनों में दुनिया भर में पिछले साल ऐसे गुजरे कि कोविड के बाद इन्फ्लेशन हाई थी, इसीलिए जो स्टोर ऑफ वैल्यू है सोने को समझा जाता है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर जाता है, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन अगर 4% है तो सोने की कीमत ज़्यादा बढ़ती है, और ऐसा ही हुआ, और सोने की कीमत बढ़ रही थी, इसलिए लोगों ने बहुत सा गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट जो है वो लेकर गए हैं। ये वजह है बड़ी जिसमें सोने की कीमत जो है वो दुनिया भर में बढ़ी है। बहरहाल डॉक्टर साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। जिस तरह किसी एक चाइनी कहावत थी, तो इस पर हम बात करते रहेंगे, मगर अगले सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो थोड़ी सी बातें हमने इशारा किया है, यूरोप अमेरिका की क्या जंग है, क्या वाकई US क्लैप्स कर रहा है फाइनेंशियली, एज पर जॉर्ज मोबियों, नॉट मी। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। मियाँ साहब, ये भी बड़ी तारीख की सितम ज़रीफ़ी है। अगर आप देखें तो इस वक्त सऊदी अरब में जो है रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात यूक्रेन पे हो रहे हैं। मैं थोड़ी सी ज़रा इसकी बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जनाब जो मखौलिए हैं, कॉमेडियन जो सदर बन गए, वहाँ एक हादसाती फिक्र थे, बड़ा मज़ा ले रहे थे, बड़े पैसे आ रहे थे। अब एक तरफ इनका कोई बहुत बड़ा इलाका रूस ने ले लिया, फिर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर। ये वही यूक्रेन है जहाँ चेरनोबिल भी है, जहाँ दुनिया के पहले 2-3 बड़े एटमी रिएक्टर बने थे। वहाँ हादसा भी हुआ था, आपको याद है, बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ था। मगर यहाँ पे बेशुमार तरक्की हुई और फिर वही बॉम्ब जो मास्को, जिस मास्को ने इसको तरक्की दी थी, अपने बमों से ही इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। और अब मासूफ खड़े हैं चौक में, देख रहे हैं कि क्या करें। क्योंकि मैं, आपको याद होगा, हिलरी क्लिंटन ने एक दफ़ा कहा था कि हमने जो है कोल्ड वार में पाकिस्तान को जो है इस तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। उसके बाद हमने अपने सबक सीखे या नहीं, हमें सीख तो लेने चाहिए। अब वो खड़ा है, अब वो ही इज़ अ लाइफलेस पान ऑन द चेस बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड। एंड उसकी जो डेस्टिनी है, लोगों की जो नसीब है, तकदीर है जो यूक्रेन के लोगों की, वो दो बंदे बैठ के वहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। एक प्यूटन, वो एक डिक्टेटर ही कहेंगे हम या नहीं है, जिस तरह, चलो इलेक्ट्रो, खैर आजकल तो जमहूरियत का नाम नहीं लेना चाहिए जी। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये मियाँ साहब आपको क्या लग रहा है, और फिर बाद में आते हैं इकोनॉमिक इशूज़ जो आ रहे हैं आलमी तौर पर। मियाँ साहब, काजी साहब, एक आजकल पहले मैं एक ख़त का जिक्र कर लूँ क्योंकि ख़तों का मौसम है, और एक और ख़त जो है वो सामने आया है। पहले तो बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को खत लिखे, फिर ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, चीफ जस्टिस को खत लिखा, फिर उन्होंने चीफ जस्टिस को भी लिखा। लेकिन आज एक और खत आया है। वो खत काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म ने आगाह किया कि सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनको खत लिखा है, और वो खत जो है वो बड़ा प्यार भरा खत है और पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा खत है। और उसमें खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान जो सऊदी अरब से खाम तेल और फिनिशिंग ऑयल जो है वो मंगवाता है पेट्रोल और डीजल की सूरत में, उसमें सऊदी अरब ने उधार तेल के हवाले से पाकिस्तान को $100 मिलियन महाना के तौर पर एक साल के लिए एक फैसिलिटी दे दी है कि एक साल के लिए वो $100 मिलियन का महाना उधार जो है वो तेल पाकिस्तान को जो है फराहम करेगा। और इस हवाले से ख़त के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया है, और वो ख़त वज़ीर आज़म के नाम है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म ने जो दुबई में एक अल्फाज बयान किए थे कि सऊदी अरब की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, उस हवाले से भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी यहाँ पर जो है शुक्रिया अदा किया है। ये तो ख़त की कहानी थी। काजी साहब, आज सऊदी अरब के शहर रियाज में एक बड़ी बैठक हुई है, और वहाँ पर रूस और अमेरिका के वज़राए ख़ारजा और वफूद जो हैं वहाँ पर बैठे हैं यूक्रेन के मामले पे, और उसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी थे। लेकिन वहाँ पर हुआ क्या है? वहाँ पर ये हुआ है, जी मैं समझ गया, मेरी वहाँ पर हुआ ये है काजी साहब कि सऊदी अरब ने जी काजी साहब, वहां पर यह हुआ है कि वहां पर जो है वो यूक्रेन के मामले पर बात तो हुई, लेकिन यूक्रेन का वहां पर नुमाइंदा कोई नहीं था, जिस पर जो है यूरोप सरापा एहतजाज है। मैं आपसे सर सवाल करता हूं कि क्या यूरोप जो है वो इस मामले में अमेरिका के आमने सामने आ जाएगा? क्या यूरोप जो है वो अमेरिका के इत्तेहाद से निकल रहा है? क्योंकि वहां पर जो अमेरिकन वजीर दिफा है उसने भी आकर यूरोप के अंदर म्यूनिख में एक बयान दिया, और उसने कहा कि कोई ये ना समझे ये खाम ख्याली है कि जो रूस के ज़ेरे कब्ज़ा इलाके हैं यूक्रेन के वो वापस मिल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है यूक्रेन को दिफा करने की, उनके अपने फौजी जो हैं वो दिफा करें, और नेटो भी नहीं मिलेगा। तो क्या यूरोपीय यूनियन का अमेरिका के साथ उनका इत्तेहाद रहेगा या वो निकल रही है? देखिए, यूरोप ने हमेशा सब सर्विस की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। नेटो में भी मेन कंट्रीब्यूटर जो था वो वही था। अब उसकी वीकनेस क्या है? यूरोपियन एक बहुत अजीम कॉन्टिनेंट है, लेकिन अगर आप ये देखें तो वहाँ की रूलिंग क्लासेस और अवाम में बहुत बड़ा फ़र्क और बोध है। एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट गिर रही है। फ्रांस में जो हुआ आपने देखा, जर्मनी में जो हुआ आपने देखा। जर्मनी के तो जो वाइस चांसलर, क्या नाम है, चांसलर कहते हैं ना उसे, वो कहते हैं कि मैं यहाँ इमरजेंसी लगा दूंगा। ये बातें जो कल तक यहाँ पे आज तक इंदिरा गांधी, क्या कहते हैं, आंजहानी इंदिरा गांधी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ ये बातें हो रही हैं। इसी तरीके से जो अवाम है इस वक्त बहुत ज़्यादा, और मैं इसके आपको मज़ाहिर बता दूँ,
आपको याद है कि जितने बड़े गजा के मसले पर जितने बड़े वो निकली जो प्रोटेस्ट हुई वो यूरोप में हुई, और वो सिर्फ गजा के लिए नहीं थी, वो उनके अपने दुख भी थे जो वो दिखाने के लिए आए थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में दूसरा मैं आपको एक और भी बता दूं, ये बड़ी जल्दी ट्रंप साहब का बुखार भी उतर जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा कि ये जिस बाइडन ने एक ही सच बोल के गया है, उसने कहा है कि ऑलिगार्क उसके पीछे भी ऑलिगार्क्स थे। ऑलिगार्क हम उनको लोगों को कहते हैं जो बड़े बड़े ज़राए पैदावार पे एक रियासत में काबिज होते हैं और फिर वो रियासती इक़्तिदार पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो दिस इज़ एन एज ऑफ ऑलिगार्की, और जो अवाम की उम्मीदें हैं उससे ट्रंप साहब से कि वो जो समझता है कि उसने सारा गुस्सा इमिग्रेंट्स की तरफ कर दिया और मस्कीनों का, वो कोई वहाँ पर बेचारा झाड़ू दे रहा है, कोई और काम कर रहा है, इधर से हमारी मुसीबतों से बच के, समंदर की तुगयानी और लहरों से बच के जो बेचारे पहुँच गए हैं उन्हें वापस भेज के समझता है कि वो आंसू पहुँच लेगा अमेरिका के अवाम के। कतई ऐसा नहीं होगा। निज़ाम क्राइसिस में है। मेरी नजर में जो क्राइसिस है, देखें अभी। लेकिन काजी साहब, एक तरफ तो ट्रंप है, दूसरी जानब देखने में आया है कि जो मोदी साहब हैं, मोदी साहब जो हैं वो उन्होंने अमेरिका के दौरा भी किया है, हमारा हमसाया है, लेकिन इसके भी काम बड़े निराले हैं। मोदी जो है वो गरीबों के इतना खिलाफ है कि उनको मारता है, भूख देता है, वहाँ पर जो है वो ठीक ठाक किस्म के जो है वो तशद्दुद होता है वहाँ पर इंडिया के अंदर, और कश्मीर में भी तशद्दुद कर रहा है। लेकिन जब कोई बड़ी पार्टी आती है, जिस तरह कतरी अमीर आए हैं, तो वहाँ पर खुद लेने उनको चले जाते हैं। जहाँ पर पैसों का मामला होता है वहाँ पर मोदी जो है वो फौरी तौर पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जहां पुअर्स का मामला आता है, गरीबों का मामला आता है, वहां पर वो मुतशद्दिद एक हुक्मरान की सूरत में सामने आता है। नहीं, गरीबों को तो वो एक सब्सिडी दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को बेकारी बनाया हुआ उन्होंने, वो सब्सिडी ना दे तो भूख से मर जाए, कल अनरेस्ट हो जाए। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे कान खुल जाने चाहिए थे, हमें होश आ जाना चाहिए था। जिस दिन हम रोज तरक्की और बांग्लादेश की तरक्की की बात करते थे ना, फिर हमने वो सरकशी देखी, आंखों में खून उतरा हुआ देखा नौजवानों का। तो ये जो तरक्की है ना, ये 5-7 बंदों की होती है। ये दिस मॉडल हैज बीन चैलेंज इन हिस्ट्री। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं। दूसरी बात ये कि ये जो है ना कि जी ट्रांजैक्शनल है, पहली बात जो हमारी नामुकम्मल रह गई थी, डॉक्टर खाकान टाइम कम था वरना वो हमें एनलाइटन करते। बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन को रोल बैक करते हुए साथ चढ़ जाएगा तो पंजाबी, क्योंकि आपने जो सप्लाई चेन बनाई हुई है उसमें एक पुर्जा जो है वो फिनलैंड में बनता है नोकिया का, वो पैक कहीं फ्रांस में हो रहा होता है, और बाकी तो ये सप्लाई चेन इन प्लेस आप लेके आए थे। आप इसको रोल बैक करना आसान नहीं होगा। इसलिए मेरे ख्याल में लेकिन काजी साहब, आपने पुर्जों की बात की है। एक पुर्जा जो है वो जो भारतीय पुर्जा है मोदी, उन्होंने जाके सौदा कर लिया वहां पर F-35 तैयारों का, जिनको कचरा कहा है एलोन मस्क ने। आप क्या समझते हैं कि वहां पर उन पर तो जो है वो अच्छी खासी तनकीद हो रही है भारत के अंदर, क्या भारत को ये सौदा जो है महंगा पड़ेगा या इससे ताकत का तवाज़ुन जो है वो बिगड़ेगा? ये 350 मिलियन के आगे 35 मिलियन बड़ा महंगा है। ये जो रशिया का SU है समथिंग, वो उसके मुकाबले में ये बड़ा महंगा जहाज है। बात है वो उसे सफ़ेद हाथी कह रहे हैं, और ये मिलना जिस तरह वकार मसूद खान साहब हमारे प्रोग्राम में क्या के गए थे कि जनाब ये तो 10 साल में आएगा, हम 2 साल तक जो है वो अरेंजमेंट कर लेंगे अपना जो अच्छा, और उसके बाद ये 100 बिलियन अवाम के मेहनत कशों के पैसे से ये जो है वो ये खरीदेंगे वहां जाके। इससे पहले आपको पता है बिफोर स्कैंडल आया था, लेकिन काजी साहब वहां पर जो अमेरिका जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता इतना महंगा जहाज, भारत कैसे अफोर्ड करेगा? और जिसको एक जंग जो है वो कहा गया कि ये बिल्कुल कचरा है, उसको भारत जो है अफोर्ड कर लेगा इतना महंगा जहाज? मैं उसे नहीं कहूंगा, जंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसे कहा यह गया है कि बल्कि वो कहते हैं कि बाज कैपेबिलिटी के हवाले से जो रशिया का ये 5th जनरेशन जहाज है इससे थोड़ा सा ये बेहतर ही है, और कुछ हवालों से महंगा बहुत है, इसकी मेंटेनेंस बड़ी महंगी है। इसकी एक उड़ान के बारे में उन्होंने कहा कि 34,000 या कितने डॉलर उसकी एक उड़ान पे लगते हैं। तो जहां आपके 80% लोग भूख से मर रहे हैं, और जहां पर जो है आपके जो आपको खैरात देनी पड़ती है कि रात को 80% लोग भूख से ना मर जाएं, वहां आप ये क्या आपने यहाँ पे इस खित्ते में एक लेकिन 15 जहाज इस वक्त तक F-35 जो है वो गिर चुके हैं, हादसा का शिकार हो चुके हैं। तो मैं तो यही आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि क्या ये अमेरिका ने अपना वहां पर जो कबाड़ है वो तो नहीं मोदी को बेच दिया इतने महंगे दामों? सर जी ये ना भी हो, कबाड़ तो ये कबाड़ ही होता है। देखें ना, ये जो बेसिकली ये अभी यानी रिसेंटली मैं एक फिगर कोट करता हूँ, 18,000 गुना कीमतें बढ़ाई हैं अमेरिका और इन तमाम मुल्कों ने अपने इस असले की। फिर ये जंगें लगवाते हैं, इन्हें जंगें चाहिए होती हैं। यूक्रेन में जंग में क्यों हुआ, क्या हुआ?
यूक्रेन की जंग में जितना माल जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के पास गया, और जिसके हवाले से खबर आई थी कि ये बहुत सारा माल यहां से निकल के दुबई की रियल एस्टेट में भी गया था। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमें जंगों की तरफ जाना चाहिए, भारत को भी जरा होश के नाखुन लेने चाहिए, और हम तो किसी जंग को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ना ही हम जंग चाहते हैं। यह था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।